हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, हम लोग अच्छे से यहाँ पे पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में हम लोग सभा कैसे बैठती है, प्रस्तावना के बारे में और भाग 1 से 4 अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग उसके बाद 6 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद, 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद, 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद सिटीजनशिप में हम लोग पढ़ लिए। आज हम सिटीजनशिप के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन टॉपिक रहेगा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें कैसे सरकार बदलती है अपने नियम कानून। 26 जनवरी 1950 में क्या था, बाद में कितने अमेंडमेंट होते हैं, 1 जुलाई 1987, फिर 2004। इस तरह हम लोग 5 तरीक़ों को जानेंगे। पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, आर्टिकल 10 और 11 आप लोग पढ़े होंगे। हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, 5 से लेकर 11 तक के वीडियो अनुच्छेद, जिसमें कि सिटीजनशिप के बारे में ही केवल बातें की गई थी। तो आप लोग उसको देखिए अगर नहीं देखे हैं तो, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 10 और 11 के तहत पार्लियामेंट जो है कि सिटीजनशिप को रेगुलेट करती है, जैसा कि उसमें हमने पूरे अच्छे से डिटेल से आपको बताया हुआ है इसके पहले वाली वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे देखें। बस उसी के अनुसार, गत अनुसार, मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी संसद 1955 में नागरिकता अधिनियम पास करवाती है, मतलब पास हो जाते हैं। 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, वह लास्ट में जाकर 1955 में एक एक्ट बनाती है, नागरिकता अधिनियम करके, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित कोई भी बड़ा मुद्दा आता है तो उसी की बात करी जाती है इस अधिनियम में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नागरिकता पे आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं नागरिकता पे बड़े बड़े एग्जाम में, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, तो इसी जगह से उठाए जाते हैं। नहीं तो वैसे छोटे एग्जाम में एनटीपीसी और एसएससी, डीआरडीओ, बाकी सब पुलिस, यूपीएसआई और आपके बिहार एसआई, जो ये सब पेपर होते हैं, उसमें भी आते हैं एक्ट से। बस अमेंडमेंट कब हुआ था, और जो इसके पिछला वाला वीडियो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन सब में। बाकी आप लोग को अगर रुचि लगता है तो पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हम लोग को जानना चाहिए अपने सिटीजनशिप के बारे में, जो कि हमारा अधिकार बनता है। हमें जानना चाहिए, सारी चीज़ें जाननी चाहिए। पॉलिटिक्स तो पूरी अच्छी तरीके से जानना चाहिए, जिससे कि कोई चीज़ अगर कोई हमसे दुर्व्यवहार करता है तो नहीं कर सकता, है ना। तो अगर सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आप भी इलीगल काम से बचेंगे, इलीगल काम करने से बचेंगे। अगर बाई चांस आप कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो इलीगल काम से बचना चाहिए भी हमें। जितना ज़्यादा बचें उतना अच्छा है, क्योंकि हम भी भारत सरकार के अंदर आते हैं, हमारा यह अधिकार होता है कि हम भी भारत का साथ दें, है ना। तो इस बात से आप जानते होंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से बनाए रखें, पढ़ते रहें। अब क्या बातें हैं नागरिकता अधिनियम में, ये हम लोग जान लेते हैं। अधिनियम 2 बातें कहता है, यह अधिनियम 2 बातें कहता है। पहला कि क्या क्या, पहले देख लेते हैं, 2 बातें कहता है, क्या क्या तरीके, क्या क्या मोड, क्या क्या रीतियाँ होंगी जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है, उसके एक्वायर कर सकता है, उसे ग्रहण कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, और कितने तरीक़ों से उसे छोड़ सकता है। जैसा कि हमें पता है 5 तरीके ऐसे हैं जिससे हम भारत के नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं पहला तरीका, पहले देख लेते हैं पांचों, और यह तीनों जो त्यागने का है, फिर उसके बाद एक एक के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है बाई बर्थ, यह सेक्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इससे हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। बाई डिसेंट्स सेक्शन नंबर 4 में है, इससे भी हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अभी हम सबके बारे में जानेंगे, क्या क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं सबके, अच्छे से विस्तार से समझेंगे। बाई रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इससे भी हम लोग भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से, सेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है, हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। बाद में अभी हम लोग थोड़ा अमेंडमेंट हुआ तो अभी सारे बातें डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, मतलब कि सारी जो टेरिटरीज हैं, अलग देश हैं जो पहले थे, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया,
पौदुचेरी होगी, इस सबको भारत में मिला लिया गया। तो इस आधार पे भी ग्रहण किया जा सकता है नागरिकता। और त्यागने का तरीका देख लेते हैं। रिन्यूसेशंस, सेक्शन नंबर 8, स्वैच्छिकता से त्याग करने पर। दूसरा टर्मिनेशन, सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ है, बर्खास्ती के द्वारा, मतलब भारत सरकार आपको सिटीजनशिप से बर्खास्त कर सकती है। डिप्रीवेशन, सेक्शन नंबर 10 में, वचन या फिर वंचन के द्वारा। अब लोग इतनी चीज़ें अगर जान गए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब यानी जन्म के आधार पर। अगर जन्म के आधार पर होती है बात तो जन्म से, मतलब कि 26 जनवरी 1950 में जिस भी बच्चे का जन्म होता है, मतलब कि पहले से जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत को सौंप दिया गया, तो उसमें यह चीज़ लिखा था कि 26 जनवरी 1950 में जिस भी बच्चे का जन्म होता है वो भारत का नागरिकता या फिर भारत का नागरिक कहलाएगा, उसे भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। यह प्रावधान उस समय कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया, मतलब यहाँ भारत की धरती पुत्र का सेंस यानी कि सेंस फालिंग की बात किया गया, सेंस फालिंग को अपनाया गया है। तो आगे जाकर इसी बात को आगे जाकर 1 जुलाई 1987 को इसी में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, फिर संशोधन किया गया। संशोधन के अंतर्गत हमने इसके अंदर संशोधन करके कहा कि कम से कम पेरेंट में से, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक हैं, पेरेंट्स में से, माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होने चाहिए और उस बच्चे का जन्म भारत में होना चाहिए, तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, उसे मिल सकता है। उसके बाद एक और संशोधन किया गया 2004 में। हमने संशोधन के थ्रू 2004 में यह लिखा कि दोनों यानी कि माता और पिता, 1987 में यह बताया गया 1 जुलाई 1987 को कोई एक होना चाहिए पेरेंट में से, 1987 में बताया गया। लेकिन 2004 में जो सिस्टम था, मतलब कि कह लीजिए इसमें संशोधन करके माता पिता दोनों को भारत का नागरिक होना जरूरी कर दिया गया। इसमें यह बोला गया कि माता पिता तो भारत के नागरिक होंगे ही और उस बच्चे का जन्म भी भारत में होना चाहिए। इस बात को 2004 में संशोधन करके कहा गया। अब तीनों डेट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 केवल इसमें यह बात लिखी गई थी कि बच्चे का जन्म भारत में होना चाहिए। दूसरा अमेंडमेंट 1 जुलाई 1987 को इसी में किया गया कि पेरेंट में से केवल फादर भारत के होने चाहिए, ठीक है। तीसरा 2004 में आता है यह बोला गया कि दोनों यानी माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए और बच्चा भी भारत में जन्म होना चाहिए, ठीक है। इस बात को पहले बोला गया। पहले हम यह मानते थे कि वह बच्चा भारत में जन्मा हो, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम धरती पुत्र, मतलब कि धरती पुत्र के नाम से जाना है। अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो धरती पुत्र यानी कि जॉयस सॉयल, JUIS जॉयस सॉयल के नाम से जाने जाते थे। लेकिन बाद में इसी को रक्त पुत्र कर दिया गया, मतलब जॉयस सैगुनिस, SANGUINIS सैगुनिस की तरह अपनाया गया। यह तो रहा पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। वंश के आधार पर किसी भारतीय बच्चे का जन्म होता है जब, तो उसके रंगों में यदि भारतीय खून है, यानी यदि बाहर भी होता है तो उसके माता पिता भारतीय हों तो बच्चा भारत में माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 में जब बना था हमारा यह एक्ट, इसमें जानकारी दिया गया था, संविधान में कहा गया था कि पिता भारतीय होने चाहिए। लेकिन 1992 में इसमें संशोधन करके, जो दूसरा वाला कंडीशन बता रहे हैं दोस्त, ध्यान सुनेंगे, इसमें संशोधन करके यह कहा गया कि माता पिता दोनों में से कोई एक हो, मतलब कि दोनों में से कोई एक भारतीय हो। मतलब कि यहाँ पे जो जेंडर इक्वलिटी है उसको जेंडर जो कंपेरेबिलिटी था उसको उसको इक्वलिटी में बदल दिया गया, है ना, कि जेंडर इक्वल कर दिया गया। माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। लेकिन 1992 के पहले जो 26 जनवरी 1950 में कहा गया था केवल पिता ही होने चाहिए आपके भारतीय मूल के। लेकिन बाद में 1992 में संशोधन किया जाता है 92 में, और उसको दोनों को, मतलब कि माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत की नागरिक हो या फिर दोनों। बाद में इसमें जो तीसरा संशोधन होता है उसमें कहा गया कि दोनों होंगे
मतलब दोनों होंगे। और इसके अलावा वहाँ का कंसुलेट, यानी अगर वह बाहर रह रहा हो, बच्चा अगर बाहर रह रहा हो तो वह इस बात को प्रमाणित करेगा, इस बात को सिद्ध करेगा, इस बात को बतलाएगा या फिर कोई ऐसा दस्तावेज दिखाएगा जिससे कि भारत के जो भारत सरकार है उसको यह जानकारी हो सके कि आप यहाँ पे माता पिता आपके भारत में रहते हैं, तब आपको नागरिकता दी जा सकती है। और इसके पहले उनके रंगों में भारत की खून भी होना चाहिए, मतलब कि माता पिता का खून होना चाहिए। इस बात का पूरा सत्यापित करेंगे तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, फिर उनको क्या होगा, सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। तीसरा तरीका बाई रजिस्ट्रेशन, मतलब सेक्शन नंबर 5 में बाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप आ सकते हैं, यह लिखा गया है। ठीक है, नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो बाई नेचुरलाइजेशन देख लेते हैं, मतलब कि देशीकरण का तरीका देख लेते हैं। देशीकरण सेक्शन नंबर 6 में है। सेक्शन नंबर 6 में देशीकरण का तरीका मतलब बाई नेचुरलाइजेशन। इसका सामान्य अर्थ समझिए कि अगर कोई व्यक्ति विधि रूप से, वैध रूप से, यानी कि वैलिड तरीके से भारत में रह रहा हो और वह पिछले 14 सालों से भारत में रह रहा हो, मतलब पिछले 14 सालों से वह लीगल तरीके से, वैध तरीके से, वैलिड तरीके से अगर भारत में रह रहा हो, कोई ऐसा मामला उसके प्रति न दर्ज हो जिसे उसे आतंकवादी या फिर कोई ऐसा टेररिस्ट घोषित किया जाए या भी बताया जाए, 14 वर्षों से रह रहा हो, तो 14 वर्षों में लगभग उसे 12 वर्ष भारत में रहना ही होगा, मतलब कि रहा ही हो। 2 साल कहीं भी रहा हो 14 वर्षों में, लेकिन 14 वर्षों में 12 साल कंटिन्यू भारत में रहा हो, इस बात को लेकर। और मतलब कि उसका वीज़ा बाहर का हो भले ही, लेकिन वह भारत में रह रहा हो 12 साल तक। जैसा कि आपको पता है, वीज़ा दूसरा देश प्रमाण करता है कि आप किस देश से हैं, और पासपोर्ट होता है नेशनल के लिए होता है, नेशनलिटी दिखाता है कि आप जिस देश में हैं वही देश आपको पासपोर्ट देता है, के रूप में रहा हो, वीज़ा के रूप में। अब उसके आवेदन के दिन, जिस दिन वह आवेदन करता है कि हमें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, उसके आवेदन के दिन से कंटिन्यू लगातार 1 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा उसे, मतलब कि रहा हो। ठीक है, और मतलब कि समझ गया, 12 साल तक तो कंटिन्यू रहना होगा, 14 साल तो उसे भारत में रहने की पिछले 14 साल से वो भारत में रहता हो, और उस 14 सालों में 12 साल कंटिन्यू, मतलब 11 साल रह चुका हो, और 1 साल जब वह अपना अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए तो 1 साल कंटिन्यू भारत में रहे। अगर रहना हो, मतलब कि अगर रहा हो कंटिन्यू 1 साल, तब जाके उसे देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। यह बात थी तीसरी। और चौथी बात कर लेते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। इसको समझाने के बाद इसको समझाते हैं, थोड़ा सा तब अच्छा रहेगा, नहीं तो हम इसको पहले भी बता सकते थे आपको, तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। अब ये समझ गए तो इसको समझने में आसानी होगी। अब देखिए, चौथा तरीका यह था रजिस्ट्रेशन करना, यानी कि पंजीकरण करना। पंजीकरण जो हम लोग जानते होंगे आप कि जब 18 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनका कार्ड वगैरह, वोटर कार्ड वगैरह, वोटर आईडी वगैरह बनता है, तो उसी तरह पंजीकरण करने के तरीका। पहला यह है कि इसमें भी 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसमें चौथे तरीके में भी दो प्रोसेस हैं, 2 प्रोसेस से आप ले सकते हैं। पहला यह है कि वह किसी भी रूप में वो पाक और बांग्लादेश का नागरिक नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। बाकी अन्य देशों का हो सकता है, लेकिन इन दोनों देशों का नागरिक वह नहीं होना चाहिए, यानी अविभाजित भारत के बाहर का किसी देश का नागरिक हो, लेकिन इन दोनों देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है 1971 में बांग्लादेश को भारत ने ही आज़ाद करवाया। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और जो इस समय पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान में सुरक्षा वगैरह को लेकर, या फिर कह लीजिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अफोर्डेबल नहीं था, मतलब कि पहुँच नहीं था बहुत सारी चीज़ों का। इस वजह से बांग्लादेश के मुर्जिबर करके एक वहाँ के नेता थे बहुत बड़े, जिनकी बेटी अभी इस समय पीएम है वहाँ पे, तो उन्होंने आवाज़ उठाया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। तो इस तरह सारे प्रोसेस थे, बताएंगे किसी दिन उसको भी। दूसरा तरीका क्या है,
रजिस्ट्रेशन में विवाह का मामला हो, यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ, मान लीजिए कोई लड़का है किसी भारतीय लड़की से शादी करना चाहता है तो, या फिर कोई लड़की हो किसी भारतीय लड़के से शादी करना चाहती है, अगर ऐसा कंडीशन हो तो जो बाहरी वाला है, जो बाहर का है लड़का या लड़की, उसको 7 साल तक भारत में अपना रहनुमा बनाना होगा, मतलब कि रहना होगा, निवास करना होगा। कितने साल तक? 7 सालों तक। अगर निवास किया हो तब जाके वह शादी के मामले को लेकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और तीसरा तरीका यह है दोस्त, इसमें तीसरा तरीका भी है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तीसरा तरीका यह है कि नाबालिग बच्चे जिनके माता या पिता भारतीय हों, तीसरा तरीका यह रहा। और इसी के अंदर एक चौथा तरीका भी आ जाता है, ध्यान से देखेंगे, याद आ रहा है तो बता देते हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य, मतलब जो यूनाइटेड नेशन है आपका यूनाइटेड नेशन है, उसके सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या फिर भारत सरकार की नौकरी करते हैं, उसमें जो पब्लिक सेक्टर है उसमें काम करते हों, तो यह भी आवेदन कर सकते हैं, मतलब यह भी एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसका उदाहरण जैसे कि आपकी सोनिया गांधी हो गई। सोनिया गांधी भी आवेदन करके ही भारत की नागरिकता ली थी, जो कि इस समय आपके वरिष्ठ लीडर हैं भारत के, आपको पता होगा। पांचवा तरीका और लास्ट, इसको देखते हैं। इन कॉरपोरेशंस ऑफ टेरिटरीज। जैसा कि आपको पता होगा यूरोपियों का आना जाना लगा रहता है हमारे देश में, लगा था, अब तो खैर किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के भी देखे। 1498 से लगा था, है ना, ऐसा कुछ था। तो उसी समय जो आपका सिक्किम था, गोवा था और पांडिचेरी था, इस राज्य को भारत ने अपने मिलाया। बताते हैं सब कैसे, ध्यान सुनेंगे। पांचवा तरीका, यदि भारत किसी क्षेत्र को अपने राज्य क्षेत्र के अंदर मिला लेता है तो वहाँ के बसिंदे अपने आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे 1961 में 19 दिसंबर 1961 में गोवा को मिलाया गया। आपको पता होगा थल सेना ने एक ऑपरेशन चालू किया था, ऑपरेशन विजय के नाम से, उसके द्वारा उसको भारत में मिला लिया गया। ठीक है, उसमें जवाहरलाल नेहरू आपके पीएम थे। बहुत सारे घटनाएं घटती हैं, लेकिन लास्ट में जाके उनको हासिल कर ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, और 1962 में पांडिचेरी को फ्रांस से हम लोग आज़ाद करवा लेते हैं और अपने में मिला लेते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेकर मतलब 1498 में सबसे पहले आने वाले यूरोपी पुर्तगाल थे और सबसे लास्ट में भी जाने वाले पुर्तगाली थे, ऐसा मानते हैं हम लोग। ऐसा है सिचुएशन, ऐसा रियल में है। अब देख लेते हैं एक लास्ट, 1975 में भी सिक्किम को जैसे मिलाया गया, चोग्याल शासकों से छुड़ाकर उसे भारत में मिला लिया गया। तो वहाँ के अब जितने भी टेरिटरीज बाहर वाले भारत में आए, अब वहाँ के नागरिक ऑटोमेटिक अपने आप भारत के नागरिक हो जाते हैं, अपने आप नागरिक हो जाते हैं। इनमें उनको अप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। बस अगर भारत में आ गया वो राज्य, वह क्षेत्र विलय हो गया तो उसके नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। अब हम यह देखते हैं कि वो 3 तरीके कौन से हैं, 3 शब्द कौन से हैं जो कि जिससे कि भारत की नागरिकता त्यागी जा सकती है। रेन्यूसिएशन, सेक्शन नंबर 8 में लिखा है, स्वैच्छिकता से त्याग देना, मतलब कि अपने से त्याग कर दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेते हैं आप, अपने से त्याग कर, तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी। दूसरा तरीका आपका टर्मिनेशन, सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ है। टर्मिनेशन मतलब बर्खास्तगी के द्वारा, हाँ, बर्खास्तगी के द्वारा, यानी कि अगर आपने कोई किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लेते हैं और उसके आपको मतलब लेने की इच्छा है दूसरे देश की नागरिकता, तो आपको अपने आप भारत सरकार बर्खास्त कर देगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जैसा कि आपको पता है कि आप अगर भारत से किसी दूसरे देश या फिर किसी भारत के नागरिक होते हुए किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपका नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो यह बातें हैं बर्खास्तगी में, मतलब कि टर्मिनेशन में। अब आता है डेप्रीवेशन मतलब वंचन के द्वारा, यह सेक्शन नंबर 10 में लिखा हुआ है। वंचन का द्वारा मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारत के शत्रु देश
भारत के शत्रु देश, जैसा कि आप लोग अंदाज़ा लगा लेंगे हमारा निशाना किसके तरफ है। अगर कोई व्यक्ति भारत के शत्रु देश के साथ या फिर उसका नागरिकता ग्रहण कर लेता है उस देश की, तो उसका भी नागरिकता अपने आप रद्द हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है एक बड़े चित्रकार थे हमारे जिनका नाम था फिजर हुसैन। उन्होंने जब कतर की नागरिकता ले ली, उनका ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाती है। तो यह था दोस्त आज का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पूरा सारांश। अगर आपको समझ में आता है, समझ में आया तो आया होगा, आप पिछला वीडियो देखिए, वो भी समझिए, सारा शुरू से लेकर अब तक का देखिए। हम लोग आगे भी इसी तरह पढ़ाते रहेंगे हम। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा हम लोग के साथ बनाए रखिए। और अगर अच्छा लगा तो कम से कम 10-20 बच्चों को, एक लोग शेयर करेंगे तो सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तब हमारे साथ दीजिए, ठीक है ना, आपकी मर्जी। और एक बात दोस्त, यहाँ पे इस चैनल पे सारे करंट के टॉपिक वाइज मैथ, रीजनिंग और जाके आपका कंटिन्यू आपका है करंट अफेयर डेली सुबह, ज्योग्राफी फुल सेशन है, अवार्ड के सारे फुल सेशन है यहाँ पे। प्लेलिस्ट में आइए, सब देखिए। अवार्ड मतलब जितने भी अवार्ड हैं, सारे अवार्ड का एक वीडियो लगभग 12-13 मिनट का ऐसे बनाया गया है। तो आप लोग देखेंगे उसे और अप्रिशिएट करेंगे हमें, ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर इसमें भी कुछ सुधार करना हो तो आप लोग कमेंट करिए, ज़रूर सुधारी जाएगी। आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।